वेलकम होम डियर हस्बैंड। आदित्य को सामने देखकर इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा। इशिका को सामने देखकर आदित्य का मन एक बार गुस्से से भर गया। आदित्य को खामोश देखकर इशिका एक बार फिर से बोल उठी, वैसे तो वेलकम तो मेरा होना चाहिए था, पर यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया। आदित्य, तुम वेलकम के काबिल ही नहीं हो, ना किसी के घर में, ना किसी की ज़िंदगी में, ना किसी के दिल में। इशिका उसकी बात सुनकर इमोशनल होते हुए बोली, आदित्य प्लीज़, आई एम सॉरी, आई नो मैंने जो किया वो बहुत गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। आदित्य, अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी लेवल तक गिर सकती हो न तुम। इशिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आदित्य तुम समझते क्यों नहीं, मैंने जो भी किया वो मेरा प्यार था तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती थी। आदित्य ने गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए, डोंट टच मी अगेन, जब तुम टच करती हो ना मुझे तो मुझे अपने आप से घिन आती है। सही कहा तुमने, उस दिन तुमने अपना प्यार अच्छी तरह से दिखा दिया था। मेरा फ़ायदा उठाते हुए तुमने किस तरह अपने अरमान पूरे किए देखा मैंने। आई कांट अंडरस्टैंड, ऐसा पाना चाहती थी तुम मुझे। छी, तुम इतना गिर गई कि तुमने मेरी क्या अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं की। आदित्य की बातें इशिका के दिल पर तीर की तरह चुभ रही थी। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो चिल्ला उठी, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने उस दिन, कुछ गलत नहीं हुआ हमारे बीच। उसकी बात सुनकर आदित्य तंज बड़ी हंसी हंसते हुए बोला, आई नो, मुझे कहीं न कहीं यकीन था इस बात पर, बस तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता था। तुम्हें क्या लगा यूँ इल्ज़ाम लगाकर तुम मुझे पालोगी? तो अपने मन से ये गलतफहमी निकाल दो। आई डोंट लव यू, आई हेट यू, आई रियली हेट यू। बस अब इस किस्से को यही ख़त्म करो और अपने घर लौट जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफ़रत है, ये ना हो कि मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए। इशिका, तुम शायद भूल रहे हो, हमारी शादी हो चुकी है और शादी कोई मजाक नहीं होती। किस शादी की बात कर रही हो? ना मैं आज इस शादी को मानता हूँ और न कभी मानूंगा। सो गेट लॉस्ट फ्रॉम माई लाइफ। इशिका, बस बहुत बोल चुके तुम। तुम्हारे मानने या ना मानने से सच नहीं बदल जाएगा, और सच ये है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम कोई नहीं होते मुझे इस घर से जाने के लिए कहने वाले। तुम्हारी वाइफ होने के नाते इस घर पर मेरा भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। मैं यहाँ तुम्हारे साथ ही रहूँगी और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। तुमसे और कोई उम्मीद थी ही नहीं मुझे। यही तुम कर सकती हो, अपना हक जमाना, ज़बरदस्ती अपनी बातें मनवाना। तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो, मैं तुम्हारी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकती, पर तुम्हें इतना ज़रूर कहूँगी कि मैंने तुम्हें पाने के लिए गलत रास्ते भले ही अपनाया हो, पर मेरा प्यार गलत नहीं है और मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैंने अपनी इस ज़िंदगी के लिए अपने पापा का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है, अब यही मेरा घर है और तुम ही मेरी दुनिया। आदित्य हंसते हुए, मैं भी देखता हूँ पापा की परी ऐशो आराम के बिना कितने दिन गुजारती है। 4 दिन मिडिल क्लास लाइफ जियोगी तो ये बड़े बड़े डायलॉग बोलना भूल जाओगी। तुमने मुझे अभी अच्छी तरह से जाना नहीं है, मैं जो ठान लूँ उसे करके ही रहती हूँ। पैसा तो मेरे लिए कल भी बेमायने था, तो आज तुम्हारे सामने उसकी कीमत क्या ही होगी। ये कहते हुए इशिका बात को ख़त्म करते हुए वहाँ से चली गई। उसे जाते देख आदित्य ने मन में कहा, तुम्हारा इस घर में रहने का ख्वाब जल्द ही टूट जाएगा। मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद इस घर को छोड़कर जाओगी। अंदर पहुंचते ही इशिका के आंसू बह उठे, पर जल्दी ही उसने अपने आप को संभालते हुए अपने आंसू पोंछ दिए और अपने आप से बोली, नहीं, मैं इतनी कमज़ोर नहीं पड़ सकती, मुझसे गलती हुई है, अब इस गलती को मैं खुद ही सुधारूंगी। जानती हूँ ये आसान नहीं होगा, पर शायद ये मेरी मोहब्बत का इम्तहान है जिसे मैं सिर्फ मोहब्बत से ही जीत कर दिखाऊंगी। आज तुम भले ही मुझसे नफरत करो आदित्य, लेकिन एक न एक दिन तुम्हें ये एहसास ज़रूर होगा कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। इशिका अपने मन को समझा चुकी थी कि चाहे जितनी भी मुश्किल हो, पर वो आदित्य को इस बात का यकीन दिलाकर रहेंगी कि वह उससे कितना प्यार करती है। इन्हीं सोचों में उलझी इशिका, जो बेड के साथ सिर टिकाए अधलेटी सी बैठी थी, उसकी आंखें लग गई थी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से सोना क्या आंखों ने झपकी भी नहीं ली थी। इशिका कब नींद की गिरफ्त में आ गई उसे पता नहीं चला। आदित्य जब रात को सोने के लिए अपने कमरे में आया तो अपने बेड पर इशिका को सोते देखकर बोला, मेरी जिंदगी का सुकून छीनकर ये यहाँ कितने सुकून से सो रही हैं। इसको ऐसे सोते देखकर गुस्से से उसने मुठ्ठियाँ भींच ली और अगले ही पल उसका हाथ पकड़ते हुए उसे एक झटके से बिस्तर से नीचे उतार दिया। आदित्य के ऐसा करने से इशिका एकदम से सक पका गई और बोली, ये क्या है आदित्य, ये मेरा कमरा है,
और मेरा बिस्तर है। मेरे सोने का टाइम हो गया है, सो यू कैन लीव। ये मेरा भी कमरा है, वाइफ हूँ मैं तुम्हारी। ओ प्लीज़, एक बार फिर से वही शादी वाइफ, ये सब ड्रामा मत शुरू करो। मैंने तुम्हारे साथ घर शेयर कर लिया, लेकिन ये कमरा बिल्कुल शेयर नहीं करूँगा। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं, आदित्य ने एक बार फिर से उस पर ताना कसते हुए कहा। इशिका को उसकी बात सुनकर हर्ट तो हुई, पर उसने अपने इमोशंस को दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, भरोसा मुझ पर नहीं है या खुद पर? कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि मेरे साथ रहकर कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत न पैदा हो जाए, इसलिए मुझे खुद से दूर रखना चाहते हो? आदित्य मुस्कुराते हुए, कुछ ज़्यादा ही गलतफहमियां हैं तुम्हें। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तो पहले ही किसी की मोहब्बत से सरोबार है। तुम्हारे लिए इस दिल में ना कोई जगह है और ना ही होगी। ये तुम्हारे ट्रिक्स मुझ पर कोई काम नहीं करेगी। तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी बोलोगी और मैं तुम्हारे साथ ये रूम शेयर करने के लिए राज़ी हो जाऊंगा? नो नेवर। मैं भी इस कमरे से नहीं जाऊंगी, नो नेवर। देखती हूँ तुम मुझे तुम्हारे साथ कमरा शेयर करने से कैसे रोकते हो, इशिका ने एक बार फिर से बिस्तर पर बैठते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आदित्य ने इशिका की तरफ कदम बढ़ाए तो इशिका का मन घबरा उठा। उसने ऊपर से खुद को मजबूत बनाए रखा। आदित्य जब उसके नज़दीक आया तो इशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य ने उसके नज़दीक आकर कहा, यू नो व्हाट, तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहता। ये कहते हुए कमरे का दरवाज़ा पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गया और साथ वाले कमरे में सोने आ गया। आदित्य एक पल में इशिका की आंखों से ओझल हो गया। उसे जाता देख इशिका ने एक ठंडी आह भरी और उसकी आंखें नम हो गई और उसका मन एक बार फिर आदित्य की कही बातों में उलझ गया और वो सोचने लगी, क्या आदित्य की लाइफ में सचमुच कोई है या सिर्फ मुझे ही बुरा फील करवाने के लिए उसने ऐसी बात कही। अगली सुबह आदित्य एक बार फिर से जॉब की तलाश में निकलने के लिए रेडी हो रहा था, जबकि इशिका अभी भी नींद के आगोश में थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। आदित्य ने दरवाज़ा खोला तो कुछ लोग ढेर सारा सामान लेकर घर के सामने मौजूद थे। कहिए, आदित्य ने उनसे सवाल करते हुए कहा। ये सारा सामान बड़े साहब ने भेजा है इशिका बेबी के लिए। उन लोगों ने आदित्य की बात का जवाब दिया। ये कहते हुए उन्होंने वो सारा सामान घर के अंदर रखना शुरू कर दिए। आवाज़ें सुनकर इशिका की नींद भी खुल चुकी थी। उसने वहाँ आकर कहा, ये सब क्या है आदित्य, तुम्हें नहीं पता? नहीं तो? आदित्य गुस्से से, यार इतना नाटक कैसे कर लेती हो तुम? कल कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और एक ही दिन में पापा की परी ने अपने पापा को ये फरमाइशों की लिस्ट सुना दी। तुम्हारे पापा ने भेजा है ये सब। वाह, ऐसे निभाओगी तुम मेरा साथ, अपनी पति की सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाकर? अगर तुम्हें यहाँ इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम अपने महल वापस जा सकती हो। आदित्य की बात सुनकर इशिका गुस्से से उन सब पर भड़क उठी। यहीं रुक जाओ, ये सामान अभी के अभी वापस लेकर जाओ और डैड से कहो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। उसमें से एक आदमी बोला, लेकिन इशिका बेबी, इशिका चिल्लाते हुए, लेकिन क्या? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसे फ़ौरन वापस लेकर जाओ। इशिका की ऐसी हरकत पर मिस्टर तनेजा ने गुस्से में तिलमिलाते हुए इशिका को फ़ोन करते हुए कहा, ये सब क्या है इशिका? उस लड़के ने तुम्हारा इतना दिमाग ख़राब कर दिया है कि तुमने अपने डैड के भेजे गिफ्ट भी लौटा दिए। डैड, अगर बात गिफ्ट की होती तो मैं ज़रूर रखती, लेकिन ये सामान भेजकर आपने मेरे आदित्य की इंसल्ट की और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी डैड। मिस्टर तनेजा तंज कसते हुए, इंसल्ट उसकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो, पर आदित्य, उनकी बात पूरी होने से पहले ही इशिका चिल्ला उठी, बस डैड, मैं आदित्य के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगी और अगर आपको ऐसी ही बातें करनी हैं तो बेहतर होगा आज के बाद आप मुझे फ़ोन ना करें। ये कहकर इशिका ने गुस्से से फ़ोन काट दिया। आदित्य को इस बात का बुरा ना लगे, इसलिए इशिका ने आदित्य के पास जाकर कहा, आई एम सॉरी आदित्य, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा होगा, पर ट्रस्ट मी, मैंने ये सब नहीं मंगवाया। आदित्य ने उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ सुनाई ना दिया हो। आदित्य को ऐसे खामोश देखकर इशिका ने कहा, आदित्य एक बात और कहनी है। आदित्य का रिएक्शन अब भी वैसा देखकर इशिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सुनो ना आदित्य, मुझे भूख लगी है, कल से मैंने कुछ नहीं खाया। आदित्य बड़ी मासूमियत से, सच में कुछ नहीं खाया? अच्छा बताओ क्या खाओगी, मैं अभी बना देता हूँ। उसकी बात सुनकर इशिका खुश हो गई, पर अगले ही पल आदित्य का लहजा कठोर होगा और उसने कहा, अगर तुम उम्मीद कर रही हो कि मैं तुमसे ऐसा कुछ कहूँगा तो भूल जाओ। भगवान ने तुम्हें ये 2 हाथ दिए हैं, इनका सही इस्तेमाल करना सीखो। किचन तुम्हें पता है, वहाँ जाओ और अपने लिए खाना बना लो। इशिका किचन में आ तो गई, पर उसे कुछ समझ आता कैसे? उसने कभी पानी का गिलास खुद से नहीं उठ लिया था।
कुछ देर की मशक्क़त के बाद उसने हार मान ली। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने जल्दी से पिज़्ज़ा मंगवाया और जैसे ही उसे खाने लगी तो आदित्य उसके सामने आ गया, जो कि कुछ देर पहले ही घर से निकला था पर अपनी एक फाइल घर पर ही भूल गया था, सो वही लेने आया था। आदित्य उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, इशिका मैम, मैंने कहा था ना तुमसे ना हो पाएगा, इतना आसान नहीं है, तुम बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। आदित्य की बात सुनकर इशिका के हाथ वहीं रुक गए और उसने पिज़्ज़ा डस्टबिन में डालते हुए कहा, मुझसे होगा, मैं करके दिखाऊंगी। अब तो तभी मैं कुछ खाऊंगी जब मैं अपने इन हाथों से बनाऊंगी। आदित्य की मोहब्बत ऐसा असर इशिका पर हुआ कि वो महलों की रहने वाली लड़की आज आदित्य के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इशिका पूरे जोश और जुनून के साथ एक बार फिर किचन में आ पहुंची। कसमकस तो अब भी वही थी, पर दिल ने ठान लिया था कि ये करके ही दिखाना है। इशिका ने यूट्यूब की मदद से पहले कुछ सबसे आसान बनाने की ठानी। काफ़ी वक्त तो उसे किचन के मसालों को समझने में लग गया था। काफ़ी मुशक्क़त के बाद इशिका सिंपल से दाल चावल बना पाई, पर उसके लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। उसने जब अपने हाथों से बनाए खाने को खाया तो उसे वो दुनिया की सबसे बेहतरीन डिश लगी। ये उसकी ज़बरदस्त भूख और कड़ी मेहनत का असर था शायद। उसका मन खुशी से झूम उठा था। अपनी पहली जीत ने उसके हौसले को दोगुना कर दिया था। इसी हौसले के चलते उसने आदित्य के लिए दाल चावल के साथ साथ कुछ मीठा बनाने की सोची। ये ख्याल मन में आते ही वो एक बार फिर किचन में जुट गई। जब हम पूरे दिल से कोई काम करना चाहते हैं तो कर ही लेते हैं। इशिका ने आदित्य के लिए हलवा भी बना लिया। अब वो आदित्य के घर लौटने के इंतज़ार में थी। बीतता हुआ हर पल उसे 1 घंटे के समान लग रहा था। आदित्य के कदमों की आहट से उसका मन खिल उठा तो वो बेसब्री से उसके फ्रेश होने का इंतज़ार कर रही थी। आदित्य फ्रेश होकर एक बार फिर से लैपटॉप के आगे बैठ गया, जिसे देखते हुए इशिका ने उसके पास आकर कहा, तुम फिर से काम में लग गए। आदित्य बेरुखी से, तुमसे मतलब? आदित्य, आज मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है। इशिका ने खुश होकर कहा, तो फिर मैं क्या करूं? आदित्य, मैंने बहुत मन से खाना बनाया है, तुम खाकर देखो ना कैसा बना है। मुझे नहीं खाना। आदित्य, प्लीज़ थोड़ा सा टेस्ट करके देखो, मुझे भूख नहीं है। आदित्य ने हर एक लफ्ज़ पर जोर डालते हुए कहा तो इशिका चुपचाप वहाँ से चली गई। पर कुछ ही पलों के बाद हाथ में कटोरी लिए वो फिर से वहाँ मौजूद थी। आदित्य, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए हलवा बनाया है, सिर्फ 1 चम्मच, इसे तो टेस्ट कर लो। इशिका ने कटोरी में से चम्मच भरकर उसके मुंह की तरफ बढ़ाते हुए कहा। आदित्य ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया तो उसके हाथ से चम्मच दूर जाकर गिरा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती क्या? हर बात पर ज़बरदस्ती करना ज़रूरी है। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा। इशिका की सारी खुशी पल भर में गायब हो गई और झीलसी आंखों में नमी भर आई। ये तो उसे पता था कि आदित्य को मना पाना इतना आसान नहीं था, पर आदित्य की नाराज़गी पल पल उसे अंदर से कितना मार रही थी ये उसका दिल ही जानता था। आदित्य एक बार फिर से लैपटॉप पर लग गया। वो खुद को इतना बिजी रखना चाहता था कि किसी और की बात की सोच भी उसके जहन में ना आए। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। जब उसे फ़ोन रिसीव किया तो फ़ोन पर बात करते करते उसके गुस्से भरे चेहरे के भाव अब बदल गए और उसकी जगह उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी कोशिश सफल हो चुकी थी। एक काफ़ी अच्छी कंपनी से उसे इंटरव्यू कॉल आया था। आदित्य को तो इसी बात का इंतज़ार था। इस खबर से आदित्य खुश हो गया था और अपनी ये खुशी सबसे पहले अपने माँ पापा से शेयर करना चाही। यही सोचते हुए उसने झट से घर पर फ़ोन लगाया, लेकिन उसके अरमानों पर पानी फिर गया। माँ ने उससे रस्मी सी बात की, उसमें भी उसकी नाराज़गी साफ साफ झलक रही थी। और पापा ने तो उससे बात करने से ही इनकार कर दिया था। उसके अपनों ने खुद उससे इस कदर बेगाना कर दिया था कि अब उससे बात करना भी उन्हें गवारा नहीं था। इस बात ने आदित्य की आंखों में बेबसी के आंसू भर दिए थे। ये सब कुछ इशिका की आंखों से भी छिपा नहीं था। आदित्य की आंखों में आंसू देखकर उसका गिल्ट और भी बढ़ चुका था। उसने आगे बढ़कर आदित्य को संभालना चाहा, पर इस सोच ने उसके कदम वहीं रोक लिए कि उसका इस वक्त आदित्य के सामने जाना उसकी तकलीफ को बढ़ा देगा। आदित्य के आंसुओं के साथ साथ इशिका के आंसू भी बह रहे थे। अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने इतनी तकलीफ में देख पाना उसके लिए आसान नहीं था, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी सिवाय इस दुआ के कि उसके आदित्य के सारे गम उसके हिस्से में आ जाए। आदित्य के दिल में उठा जज्बातों का तूफान
रात बीतने के साथ साथ उसके जहन में दब चुका था। सुबह आदित्य इंटरव्यू के लिए घर से निकलने की तैयारी में था। इशिका ने नाश्ता लगाते हुए कहा, आदित्य मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता लगा दिया है। मैंने तुमसे कहा था? नहीं कहा था, बट अब नाश्ता लगा ही दिया है तो ऐसे खाली पेट घर से मत जाओ, कर लो ना प्लीज़। नो थैंक्स। ये कहते हुए आदित्य वहाँ से जाने लगा तो इशिका ने आगे आकर कहा, आदित्य तुम्हें याद है आंटी जी क्या कहा करती थी, सामने रखे खाने को ठुकराना अच्छी बात नहीं होती, इससे खाने का अपमान होता है। आदित्य के जहन में माँ की कही बातें एक बार फिर जिंदा हो गई और उसकी आंखें नम हो गई। वो जल्दी से वहाँ से निकलने लगा तो इशिका दही चीनी की कटोरी लिए एक बार फिर से उसके आगे आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है नाश्ता ना सही, ये तो खा लो। इशिका ने उसकी तरफ चम्मच बढ़ाते हुए कहा। आदित्य ने गहरी सांस छोड़ते हुए उसके हाथ से चम्मच पकड़ते हुए उस दही चीनी को खा लिया तो इशिका का चेहरा खुशी से खिल उठा और वह चहकते हुए बोली, बेस्ट ऑफ लक आदित्य। लेकिन आदित्य उसे इग्नोर करता हुआ घर से निकल गया। आदित्य ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दिया। उससे पिछली जॉब के रिलेटेड सवाल भी पूछे गए पर उसने बेझिझक होकर हर एक सवाल का जवाब दिया। उसके कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस देखते हुए उसे ये जॉब मिल गई। आदित्य ने जहां अपना सब कुछ खो दिया था वहीं ये जॉब उसके लिए एक उम्मीद की किरण की तरह थी। शाम को पूजा जब ऑफिस से घर जा रही थी तो आदित्य को सामने देखकर पूजा के कदम वहीं रुक गए, पर अगले ही पल उसे आदित्य को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहा तो आदित्य ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, पूजा सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, मेरा रास्ता छोड़ो आदित्य। लिसन टू मी यार, तुम नहीं जानती कि इशिका से मेरी शादी किन हालातों में हुई है। मुझे जानना भी नहीं, बस अब इतना जानना मेरे लिए काफ़ी है कि तुम अब इशिका के हस्बैंड हो। अब किसी और बात से ये सच तो नहीं बदल जाएगा आदित्य। प्लीज़ यू बार बार मेरे रास्ते आना बंद करो। कुछ नहीं बचा हमारे बीच, सब खत्म हो गया। हमारे रिश्ते की तो तुमने कदर ही नहीं की, कम से कम अपनी वाइफ के साथ तो लॉयल रहो ना आदित्य। ठीक है पूजा, अगर बिना मेरी कोई बात सुने तुम्हें मेरे गुनाहगार होने पर इतना यकीन है तो अब मुझे भी तुमसे कुछ नहीं कहना। आज के बाद मैं तुम्हारे रास्ते कभी नहीं आऊँगा। बस एक बात का अफसोस दिल में हमेशा रह जाएगा कि मैंने इतने टाइम में तुम्हारा ज़रा सा भी भरोसा नहीं कमा पाया। गुड बाय पूजा, आज के बाद मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। यह कहते हुए उसने वापसी की तरफ कदम बढ़ा दिए, पर उसका दिल एक बार फिर छलनी हो गया। जिस पूजा ने उसके हर सुख दुख में साथ निभाने के वादे किए थे, आज हालत बिगड़ती ही उस पर जरा भी भरोसा न कर पाई। शाम को आदित्य घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर उदासी साफ साफ झलक रही थी, जिसे देखते हुए इशिका ने कहा, क्या हुआ आदित्य, जॉब नहीं मिली क्या? हमेशा की तरह इशिका के सवालों के जवाब में आदित्य खामोश ही रहा। उसे खामोश देखकर इशिका ने उसका मूड बदलने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके यार, आज जॉब नहीं मिली तो कल मिल जाएगी। मुझे तुम्हारी एबिलिटी पर पूरा भरोसा है। चलो मूड चेंज करते हैं, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? मैंने आज पूरा दिन चाय बनाने पर पूरी प्रैक्टिस कर रखी है, पियोगे ना आदित्य? उसकी बातें सुनकर आदित्य के सब्र का बांध टूट गया और वह चिल्लाते हुए बोला, शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन नाटकों से मैं तुमसे इम्प्रेस हो जाऊंगा? तुमने जो किया है ना मेरे साथ मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बातों पर फिर से भरोसा करूंगा? अगर कोई ठोकर खाकर भी ना संभले तो बेवकूफ़ कहलाता है, और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में फंसने की गलती करूँगा। इशिका इमोशनल होते हुए, इस रिश्ते से पहले भी हमारे बीच एक रिश्ता था, दोस्ती का रिश्ता आदित्य। तुम तो मुझे जानते हो आदित्य, मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ। कभी कभी हालात इंसान को बुरा बना देते हैं। अपनी गलती मैं मानती हूँ और उसके लिए कोई भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ आदित्य, और हमेशा करती रहूँगी। आदित्य, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम्हारा ये गुस्सा, ये नाराज़गी ख़त्म हो जाए? नो डियर, ये गुस्सा या नाराज़गी नहीं है, ये नफ़रत है, नफ़रत। और ये नफ़रत कभी बदलेगी नहीं। भले ही तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मेरी नफ़रत तुम्हारी मोहब्बत से ज़्यादा बेपनाह है। कैसा तुम्हारा प्यार है इशिका? तुमने मेरे साथ जो किया है ना, कोई अपने दुश्मन के साथ ना करे। तुम जानने की बात करती हो, काश मैं तुम्हें जान पाता। तुम्हारी वजह से मेरे अपने माँ बापा मेरे खिलाफ हो गए, और तुम्हें लगता है कि ये सब मैं आसानी से भूल जाऊंगा और तुम्हारे साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा।
इस खोखले रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं और ना ही होगा, समझे तुम। आदित्य ने गुस्से में आज दिल की सारी कड़वाहट उगल दी थी जो उसके मन में दबी हुई थी। इशिका ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहा, तुम्हारी नफरत ही मेरी गलती की सजा है, पर मैं कोशिश करती रहूंगी आदित्य। शायद इस इशिका के लिए तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह बन जाए। इशिका का बैलेंस बिगड़ा और वो जैसे ही गिरने को हुई, आदित्य के मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया और अपने तरफ खींच लिया, जिससे इशिका उसके सीने से जा लगी और उसकी धड़कनें बेतहाशा बढ़ गई। इशिका ने आदित्य को प्यार भरी निगाहों से देखा। इशिका के चेहरे पर आ रही जुल्फें उसे और हसीन बना रही थीं। आदित्य के हाथ खुद ब खुद उसकी जुल्फी चेहरे को हटाने के लिए आगे बढ़ गई। आदित्य की छुअन ने इशिका के दिल में हलचल सी पैदा कर दी और उसका चेहरा खिल उठा। अलार्म की आवाज़ सुनकर इशिका सपनों की दुनिया से बाहर निकली और अलार्म को गुस्से से बंद करती हुई बोली, तुम्हें भी अभी बजना था, क्या प्रॉब्लम है यार। पर फिर सपने में आदित्य के साथ गुजारे हसीन लम्हे को सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। वो तो सपने में आदित्य का साथ पाकर इतना खुश हो गई, अगर हकीकत में ऐसा कुछ हो जाता तो वो जाने क्या ही कर जाती। आदित्य ऑफिस जाने के लिए अपनी वाइट शर्ट ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं नहीं मिली। वो इशिका से पूछने से बच रहा था, पर अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उसके कदम इशिका की तरफ बढ़ गए। इशिका किचन में गुनगुनाते हुए नाश्ता तैयार कर रही थी। तभी आदित्य ने उसे आवाज़ लगाई। इशिका हैरान ही रह गई कि आदित्य आज खुद उसे बुला रहा है। वो होठों पर मुस्कान बिखेरते हुए आदित्य के सामने आकर प्यार से बोली, कहिए डियर हस्बैंड, कैसे याद किया। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए जो मैं तुम्हें याद करूं। वो तो मुझे अपनी वाइट शर्ट, ये कहते हुए इशिका की तरफ पलटा तो उसकी बाकी लफ्ज उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि इशिका ने वही वाइट शर्ट पहनी हुई थी जिसे वो कितनी देर से पागलों की तरह ढूंढ रहा था। आदित्य ने इशिका को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा, ये क्या है। इशिका कंफ्यूज होकर, क्या है, तुम मेरे कपड़े क्यों पहनती हो, तुम्हारे पास खुद के कपड़े नहीं। इशिका मासूमियत से, नहीं है ना आदित्य, डैड को सारा सामान वापस भेज दिया, उसमें मेरे कपड़े भी चले गए, और तुम मुझे कभी शॉपिंग पर भी नहीं लेकर गए, तो मुझे यही सब पहनना पड़ेगा। यू नो व्हाट, ये जो वाइट शर्ट तुमने शान से पहनी हुई है ना, मैं कितनी ही देर से इसे ढूंढ रहा हूँ। मुझे ऑफिस ये शर्ट पहनकर जाना था। इशिका ने जल्दी से उसके गले में बाहें डालकर शरारती अंदाज में कहा, गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम कहो तो अभी उतार कर दे दूँ। शट अप, आदित्य ने उसकी बाहें गुस्से से हटाते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। आदित्य सुनो, आज के बाद मेरे कपड़े मत पहनना। ठीक है, तो आज तुम मुझे शॉपिंग के लिए ले जाओ तो मैं तुम्हारे कपड़े नहीं पहनूंगी। ऐसे फालतू कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, फिर तो मैं तुम्हारे कपड़े ही पहनूंगी। वैसे भी मुझे तुम्हारे कपड़े पहनकर बहुत खुशी होती है, जानते हो क्यों। आदित्य ने उसे गुस्से से देखा तो इशिका उसके करीब आकर बोली, क्योंकि इनमें मैं तुम्हारी खुशबू को महसूस कर पाती हूँ। आदित्य अपने सिर को झटकते हुए पलट गया और वहाँ से निकल गया। आदित्य के ऑफिस जाने के कुछ वक्त बाद ही दरवाजे की घंटी बजी तो इशिका ने कहा, अब कौन आ गया। इशिका ने दरवाज़ा खोला। सामने डैड को देखकर उसके चेहरे पर खुशी छा गई। उसने चहकते हुए कहा, डैड आइए ना, अंदर आइए। तुमने कभी खुद को आईने में देखा, तुम क्या थी और तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है। डैड ने इशिका को गौर से देखते हुए कहा, मुझे लगा था आप मुझसे मिलने आए हो, पर आप तो फिर भी वही बातें करने आए हो डैड। मेरा फैसला कल भी वही था और आज भी वही है। इशिका के डैड ने गुस्से से कहा, आई थिंक तुमको समझाना बेकार है। जब तुमने अपनी लाइफ बर्बाद करने की ठान ही ली हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम मुझे ये बताओ, तुम ऑफिस कब से ज्वाइन कर रही हो। फिलहाल नहीं डैड, अभी मैं अपनी मैरिड लाइफ को थोड़ा वक्त देना चाहती हूँ। इस बात से उन्हें और भी गुस्सा आ गया और वो तीखे लहजे में बोले, आर यू सीरियस इशिका, मैं तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ आज तक नहीं देखा। खैर, तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम पर उस लड़के के प्यार का पागलपन हावी हो चुका है। तुम भले ही आज मुझे बेगाना कर दो, पर तुम्हारा डैड होने के नाते मैं यही कहूँगा कि तनेजा हाउस के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। तुम जब भी इस पागलपन से निकलकर अपने घर वापस आना चाहो तो आ सकती हो, वहाँ हमेशा तुम्हारा दिल से स्वागत रहेगा। ये कहते हुए मिस्टर तनेजा बिना एक पल गवाए वहाँ से निकल गए। बीते वक्त के साथ साथ इशिका ने आदित्य की कड़वी बातों पर रिएक्ट करना छोड़ दिया था। वो उसकी हर बात को हंसकर टाल देती थी।
अपनी बातों को बेअसर होता देख आदित्य के ताने भी कम हो चले थे, पर बेरुखी अभी भी कायम थी। दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए थे। दिल में बसाने और दिल में निकालने की जंग दोनों तरफ जारी थी। अब आदित्य का मकसद एक बार फिर से उसका कैरियर हो चुका था। इस नए ऑफिस में उसकी अच्छी खासी रेपुटेशन बन गई थी और उसके साथ साथ एक दोस्त भी मिल गया जो कुछ ही दिनों में आदित्य के काफ़ी क्लोज हो गया था, और वो दोस्त राहुल। एक बार फिर आदित्य ऑफिस के लिए निकल रहा था। इशिका ने जब उसे नाश्ते के लिए कहा तो आदित्य ने कहा, ऐसा क्यों करती हो तुम? हर रोज़ तुम्हें पता है मैं नाश्ता नहीं करूँगा, फिर हर रोज़ मेरे लिए नाश्ता और डिनर लगाने का कोई मतलब नहीं। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती कि मुझे तुम्हारे हाथ से बना हुआ खाना नहीं खाना? कब तक बाहर खाना खाते रहेंगे जब तक तुम इस घर से चली नहीं जाती? सॉरी, पर तुम्हारी ये विश कभी नहीं पूरी होगी। अच्छा होगा तुम अपनी जिद छोड़ दो। तुम्हारे हाथ का खाना खाने से बेहतर है मैं जहर न खा लूँ। ये कहते हुए वो ऑफिस के लिए निकल गया। लंच टाइम में राहुल ने आदित्य के पास आकर कहा, यार तुमने मुझे बताया नहीं कि गांव से आंटी जी आई हुई है। आदित्य हैरान होते हुए, तुम्हें किसने कहा कि माँ आई हुई है? ऐसा कुछ नहीं है भाई। फिर ये किसने भेजा? राहुल ने आदित्य को लंच बॉक्स दिखाते हुए कहा। तो आदित्य हैरान हो गया। ये लंच बॉक्स तुम्हारे घर से आया है? राहुल ने कहा। आर यू श्योर? यस ऑफ कोर्स यार। अब सच बता, किसने भेजा है ये? कहीं तेरी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं? ये कहते हुए उसने एक्साइटमेंट से वो लंच बॉक्स खोलना शुरू कर दिया। आदित्य को अंदाज़ा हो चुका था कि ये इशिका की हरकत है। लंच बॉक्स को खोलते ही राहुल के चेहरे पर एक शॉकिंग रिएक्शन आ गया, क्योंकि उसमें एक चिट थी जिसमें लिखा था, गुस्सा छोड़ दो ना डियर हस्बैंड, अपना गुस्सा खाने पर नहीं निकालते। आगे स्माइली इमोजी बनी हुई थी। उसे पढ़ते ही राहुल ने हैरानी से आदित्य को देखने लगा। तो आदित्य ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा? राहुल ने वो चिट आदित्य की तरफ बढ़ा दी, जिसे पढ़कर आदित्य ने कहा, इसमें इतनी हैरानी वाली बात कौन सी है? राहुल, हद है यार, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम मैरिड हो। मैंने तुमसे कभी ये भी नहीं कहा कि मैं मैरिड नहीं हूँ। कभी तुमने पूछा ही नहीं तो मैंने बताया नहीं। राहुल नाराज़गी जताते हुए, पर कभी तो कोई बात, कोई जिक्र नहीं किया तुमने। तो क्या हो गया यार, अब बता देता हूँ कि मैं मैरिड हूँ। इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? अगर तुझे बुरा लगा तो आई एम रियली रियली सॉरी। मान जाना यार, आदित्य ने राहुल को कन्विंस करने की भरपूर कोशिश करते हुए कहा, क्योंकि वो राहुल की दोस्ती खोना नहीं चाहता था। काफ़ी कोशिश के बाद राहुल मान तो गया, पर इस शर्त पर कि आदित्य जल्द से जल्द अपनी वाइफ से उसे मिलवाएगा। आदित्य ने उसकी बात मान ली ताकि राहुल की नाराज़गी खत्म हो जाए। अच्छा ये तो बता, तू भाभी से नाराज़ क्यों है? राहुल ने अगले ही पल अगला सवाल दाग दिया। तो आदित्य का दिल किया कि अपना सर दीवार से दे मारे, पर किस तरह खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, यार छोड़ना, हस्बैंड वाइफ में छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं। अच्छा ये बात है तो फिर इतने प्यार से भेजा हुआ खाना खा ले। यार तुझे पता है तो है, मैं अभी अभी सैंडविच खाया है, नहीं तो मैं ज़रूर खा लेता। और वैसे भी मैं तो रोज़ उसके हाथ का बना खाना खाता हूँ, तो आज तू अपनी भाभी के हाथ का बना खा ले। राहुल ने आदित्य की बात मानते हुए खाना तो खा लिया, लेकिन खाना खाकर उसमें इशिका के लिए एक चिट छोड़ दी। शाम को आदित्य का खाली टिफ़िन देखकर इशिका बहुत खुश हो गई कि आखिर उसकी कोशिश के चलते आज आदित्य ने उसके हाथ का बना खाना खा लिया। पर उसमें लिखी चिट उसकी खुशी को हवा कर दिया, जिसमें लिखा था, सॉरी भाभी। आदित्य जब ऑफिस से घर लौटकर उसने दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाज़ा खुलते ही आदित्य की नज़र सामने खड़ी इशिका पर पड़ी। तो इस वक्त एक खूबसूरत सी साड़ी पहनकर, हाथों में चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र डाले हुए बहुत प्यारी सी लग रही थी। शादी के बाद आदित्य ने पहली बार उसे इस रूप में देखा था। आमतौर पर तो वो आदित्य के ढीले ढाले कपड़ों में झल्ली सी बनकर घूमती रहती थी। इशिका ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये क्या नया नाटक है इशिका? कोई नाटक नहीं है, हमारे घर में कोई खास आने वाला है। आदित्य कंफ्यूज्ड होकर, कौन आने वाला है? इशिका मुस्कुराते हुए, यही तो सरप्राइज है ना डार्लिंग। अच्छा ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? इशिका ने आदित्य को घूम कर दिखाते हुए कहा। आदित्य ने उसे एक नज़र देखकर मुंह फेर लिया। तो इशिका ने अपने हाथ से उसके चेहरे को खुद की तरफ घुमाते हुए कहा, नज़रें क्यों चुरा रहे हो? डर रहे हो कहीं तुम्हारा दिल तुम्हारे हाथों से फिसल न जाए? आदित्य मुस्कुराकर उसके करीब होते हुए, इशिका
कितनी बार समझाया है, ज़्यादा गलतफहमियां पालना अच्छी बात नहीं होती, पर तुम तो समझना ही नहीं चाहती। इशिका ने भी उसके अंदाज में जवाब देते हुए कहा, हाय कितनी प्यारी स्माइल है, एकदम जानलेवा। तुम्हारी इस स्माइल पर मैं किस कदर फिदा हूँ ये मैं बता नहीं सकती। उसकी बात सुनकर आदित्य के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और वो वहाँ से जाने लगा तो इशिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ऐसे मत जाओ ना, वो लोग पहुँचते होंगे। अगर तुम नहीं बताओगी कौन आने वाला है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतनी देर में बाहर कैब रुकने की आवाज़ आई तो इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गए वो, खुद ही देख लो कौन आया है। अपने सामने अपने माँ पापा को देखकर आदित्य इमोशनल हो गया और उसकी आंखें भर आईं। आदित्य ने आगे बढ़कर उसके पाँव छू लिए। माँ ने तो फिर भी उसके सामने देखकर खुद को रोक नहीं पाती और उसे गले से लगा लिया, पर उसके पापा की बेरुखी देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आदित्य हमेशा से चाहता था कि उसके पेरेंट्स यहाँ उसके पास आए। भले ही वो आदित्य से नाराज़ थे, पर फिर भी उन्हें यहाँ देखकर आदित्य बहुत खुश था। इशिका ने पूरी रिस्पेक्ट से उनका स्वागत किया। उनके लिए हल्के फुल्के नाश्ते का इंतजाम उसने पहले से ही कर रखा था। इशिका ने खुले दिल से उनका स्वागत किया। बहू रानी, तुमने इतने फ़ोन करके हमें यहाँ बुलाया, तुम्हें आदित्य की तरफ से कोई परेशानी तो नहीं? आदित्य के पापा ने इशिका को अकेले में पूछा। उन्हें लग रहा था कि वो आदित्य के सामने शायद अपनी बात को अच्छी तरह से रख न पाए, पर वो इस बात से अनजान थे कि आदित्य उसकी ये बात सुन रहा था। उसकी बात सुनकर आदित्य का ये सोचकर मन भर आया कि आज उसके पापा को उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं रहा। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वहाँ से चुपचाप चला गया। इशिका मुस्कुराते हुए, नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ आदित्य के साथ बहुत खुश हूँ। मैं और आदित्य हम दोनों चाहते हैं कि आप यहाँ आए, भले ही कुछ दिनों के लिए ही सही, पर मैं चाहती हूँ कि पूरी फैमिली एक साथ रहे। अब तक इशिका बहुत अच्छा खाना बनाना सीख गई थी। उसने बहुत ही मन से आदित्य के पेरेंट्स के लिए रात का खाना बनाया और उससे भी ज़्यादा प्यार से परोसा। आदित्य के पास आज कोई बहाना नहीं था, उसे भी सबके साथ बैठकर इशिका के हाथों का बना खाना खाना ही पड़ा। उसके खाने को खाने के बाद जहां आदित्य मन ही मन हैरान था, क्योंकि वो वाकई ही लाजवाब खाना बनाया था, वहीं इशिका आज बहुत खुश थी। आखिर आज आदित्य ने उसके हाथों का खाना खा ही लिया। आज उसे यूँ लग रहा था जैसे उसकी मेहनत सफल हो गई। अब आदित्य के सामने एक और दुविधा खड़ी थी। अपने पेरेंट्स के सामने वो और इशिका अलग अलग कमरों में नहीं रह सकते थे। पापा तो पहले ही उतने नाराज़ थे, अगर ये बात खुल गई तो उनकी नाराज़गी और बढ़ जानी थी। पर इससे बड़ी दुविधा ये थी कि वो इशिका से ये बात कैसे कहे। उसके साथ एक कमरे में ना रहना उसका ही फैसला था और अब उसे खुद ही इशिका को अपने साथ रूम शेयर करने के लिए कन्वेंस करना था। आदित्य के लिए ये काम बहुत मुश्किल था, पर करना तो था ही। यही सोचते हुए वो किचन समेटती हुई इशिका के पास जा पहुंचा। इशिका, माँ पापा के सामने हमें एक कमरे में रहना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उनका दिल और दुखे। आदित्य ने साफ साफ शब्दों में अपनी बात इशिका के सामने रख दी। इशिका ने एक बार फिर उसके गले में बाहें डाल ली और मुस्कुराते हुए बोली, ये तो अच्छी बात है ना आदित्य, इसी बहाने मुझे भी अपनी मोहब्बत का जी भर के दीदार करने को मिल जाएंगे। और इस दिल को क्या चाहिए? इशिका ने आदित्य की आंखों में आंखें डालकर पूरे दिल से कहा। आदित्य उसकी बाहें हटाते हुए, स्टॉप इट इशिका, फॉर गॉड सेक, मेरी मजबूरियों का फ़ायदा उठाना बंद करो। एक बात याद रखना, आई डोंट लव यू, और ये बात कभी नहीं बदलेगी। उसकी बात इशिका को चुभी जरूर, पर उसने अपनी हंसी में इस दर्द को छिपा लिया। आदित्य को इशिका के साथ रूम शेयर करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर इशिका इस बात से बहुत खुश थी कि उसे आदित्य के करीब रहने का मौका मिल रहा है। यही तो उसका दिल हमेशा से चाहता था कि आदित्य उससे दूर ना हो। इशिका ने बार बार फ़ोन करके माँ पापा को वहाँ क्यों बुलाया, अब ये क्या करना चाह रही हैं? आदित्य के जहन में पापा की कई बातें घूम रही थी। इन्हीं बातों ने आदित्य को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसी वक्त इशिका जो बाथरूम में थी, नाइट सूट डाले बाथरूम से बाहर निकलकर बिस्तर पर अपनी जगह की तरफ बढ़ने लगी तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अब क्या नई प्लानिंग चल रही है तुम्हारे दिमाग में इशिका? इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुनना है तो कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ये कहानी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।